Good morning, student. Have a final geography. की जो हमारी क्लास चल रही है, इस क्लास के अंतर्गत जो हमारा चौथा पेपर है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एकात्मक और संघात्मक राज्य। एकात्मक और संघात्मक राज्य अर्थात यूनिटरी स्टेट एंड फेडरल स्टेट्स। यूनिटरी स्टेट और फेडरल स्टेट जो हमारा टॉपिक चल रहा है, तो हमने एकात्मक राज्यों के बारे में बात की थी कि एकात्मक राज्य किसे कहते हैं, और हमने एकात्मक राज्यों की विशेषताओं के ऊपर चर्चाएं की और एकात्मक राज्यों के विकास के बारे में देखा कि एकात्मक राज्यों का विकास कहां से हुआ। तो हमने सबसे पहले पिछली वीडियो में एकात्मक राज्यों की यूनिटरी स्टेट के बारे में बात की थी, और यूनिटरी स्टेट के अंतर्गत सबसे पहले हमने इसके शब्द के मीनिंग को समझा था, और शब्द के मीनिंग के अंतर्गत जाना था कि यूनिटरी जो शब्द आया है वो लैटिन भाषा से आया है, और लैटिन भाषा के अंतर्गत यूनिटरी का तात्पर्य यूनिटस से होता है, और यूनिटस का मतलब जो होता है वो एकता से होता है। अर्थात यूनिटरी जो है वो यूनिटस शब्द से उत्पन्न हुई है, और यूनिटस शब्द का मतलब एकता या एक से होता है। अर्थात एकात्मक राज्य वे राज्य होते हैं जिनके अंतर्गत एक ही केंद्रीय शक्ति, अर्थात केंद्र जो होता है वो ही शक्तिशाली होता है या केंद्रीय सत्ता पाई जाती है। एकात्मक राज्यों के अंतर्गत केंद्रीय सत्ता पाई जाती है। एकात्मक राज्यों के अंतर्गत जो केंद्र होता है वो सर्वोच्च होता है, और उसी के अधीन समस्त शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र के अधीन होती हैं। इसके अंतर्गत व्यवस्था पालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की समस्त शक्तियां एकात्मक राज्यों के अंतर्गत यूनिटरी स्टेट के अंतर्गत केंद्र में निहित होती हैं। और इन एकात्मक राज्यों की अगर हम बात कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि एकात्मक राज्य जो होते हैं वो छोटे होते हैं। बिलिज महोदय के अनुसार हमने इनकी अगर कैरेक्टर की बात की थी, इनकी विशेषताओं की बात की थी, तो हमने ये देखा था कि यूनिटरी स्टेट छोटे होते हैं और इनके अंतर्गत जो जनसंख्या होती है वो सघन पाई जाती है। परिणाम स्वरूप ये यूनिटरी जो स्टेट है वो यूनिटरी स्टेट के अंतर्गत जो समस्त शक्तियां होती हैं वो केंद्र में निहित होती हैं। अर्थात केंद्र जो होता है वो ही सर्वे सर्वा होता है, सर्वोच्च होता है। अर्थात ये जो केंद्र जो होता है, इस केंद्र के अधीन जो समस्त शक्तियां होती हैं वो सारी की सारी राज्य की जो समस्त शक्तियां होती हैं वो केंद्र के अधीन होती हैं। और अगर हम एकात्मक राज्यों के विकास की अगर हम बात करें तो एकात्मक राज्यों का विकास जो हुआ था वो सबसे पहले यूरोपीय देशों के अंतर्गत देखने को मिला था। यूरोपीय देशों के बाद में ये जो यूरोपीय जो संघ के जो देश थे उसके बाद में ये एकात्मक जो राज्यों का विकास हुआ वो हमारा लैटिन अमेरिका के अंतर्गत, दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत, अफ्रीका के अंतर्गत और हमारे एशिया महाद्वीप के अंतर्गत देखने को मिला। जिसमें से हमने ये पाया कि जो हमारा जो यूरोपीय जो संघ था उस यूरोपीय संघ के अंतर्गत जो हमारा डेनमार्क था, जो हमारा स्वीडन था, जो हमारा नॉर्वे था, जो हमारा ब्रिटेन था, जो हमारा पुर्तगाल था, जो हमारी इटली थी, जर्मनी थी, इन सभी यूरोपीय संघ के राज्यों में एकात्मक राज्यों का प्रशासन या सरकार थी।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने जो हमारे दक्षिण अफ्रीकीय देशों के अंतर्गत जो है पराग्वे है, कोलंबिया है, अर्जेंटीना है, पेरू है, चिली है, इन सभी जो हमारे दक्षिण अफ्रीकीय जो देश थे उन दक्षिण अफ्रीकीय संघ के अंतर्गत उन राज्यों के अंतर्गत एकात्मक सरकार या एकात्मक सत्ता थी। इसी तरह से हम अगर एशिया की बात करते हैं तो एशिया के अंतर्गत चीन है, अफगान है, श्रीलंका है, इन सभी के अंतर्गत जो है हमारे जो है एकात्मक राज्यों का शासन था। तो ये इसके विकास की हमने चर्चाएं की थी। उसके बाद में हमने इन एकात्मक राज्यों का विभाजन किया था कि एकात्मक राज्यों को कितने भागों में बांटा गया है या एकात्मक राज्यों के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने इस एकात्मक राज्यों के प्रकारों की जब बात की थी तो हमने ये देखा था कि एकात्मक राज्यों को हम 3 कैटेगरियों में बांटते हैं। सबसे पहले केंद्रीकृत एकात्मक राज्य, फिर उसके बाद में अत्यधिक केंद्रीकृत एकात्मक राज्य, उसके बाद में समायोजित एकात्मक राज्य। इन तीनों कैटेगरियों के अंतर्गत हमने चर्चाएं कर चुके थे कि केंद्रीकृत के अंतर्गत जो शासन जो होता है, जो सत्ता जो होती है वो एक ही व्यक्ति के अधीन होती है, चाहे तो वो प्रजातांत्रिक हो सकता है, चाहे वो निरंकुश हो सकता है, चाहे वो तानाशाही हो सकता है, तो वो केंद्रीकृत कहलाती हैं। उसके बाद में अधिक केंद्रीकृत के अंतर्गत हमने ये देखा था कि जहां पर केंद्र के अंतर्गत किस प्रकार की सत्ता है, अर्थात वहां साम्यवादी सत्ता है। तो साम्यवादी सत्ता का उदाहरण दिया था कि पूरे विश्व में साम्यवादी जो शासन व्यवस्था है वो चीन के अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके बाद में समायोजित एकात्मक राज्यों के अंतर्गत हमने ब्रिटेन का उदाहरण दिया था कि समायोजित एकात्मक राज्य जो है वो ग्रेट ब्रिटेन इसके अंतर्गत आता है। इस तरह से हमने एकात्मक राज्यों के बारे में आपको पूरा का पूरा जो है वर्णन आपके सामने किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा संघात्मक राज्य, फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही बात आती है कि फेडरल स्टेट का क्या तात्पर्य होता है। फेडरल स्टेट का क्या तात्पर्य होता है? फेडरल स्टेट लैटिन भाषा का एक शब्द है फेडरल। उस फेडरल का मतलब होता है कि संघ। फेडरल का तात्पर्य होता है लैटिन भाषा का फेडरल जो शब्द है इसका मतलब होता है संघ अर्थात यूनियन। तो संघ अर्थात यूनियन का मतलब हुआ कि जो अनेक प्रांतों का संघ हो, अनेक राज्यों का क्या हो, संघ हो, उसको हम कहते हैं फेडरल। अर्थात संघात्मक जो राज्य होते हैं उन संघात्मक राज्यों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि संघ जिस प्रकार से एकात्मक राज्यों के अंतर्गत एक ही केंद्रीय भाग के अंतर्गत शक्ति जो थी वो सर्वोच्च थी, लेकिन जो संघात्मक राज्य होते हैं उन संघात्मक राज्यों में शक्तियों का विभाजन हो जाता है। शक्तियां 2 भागों में बढ़ जाती हैं, केंद्र तथा राज्य। शक्तियों का जो विभाजन होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक केंद्र में बढ़ जाता है और एक राज्य में बढ़ जाता है। फिर गौर से समझ लें इस बात को कि एकात्मक या यूनिटरी स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो यूनिटरी स्टेट के अंतर्गत एक ही मूल स्थान जो है सर्वे सर्वा होता है वो होता है उनका केंद्र। जबकि अगर हम फेडरल स्टेट की बात करते हैं तो फेडरल स्टेट के अंतर्गत जो शक्तियां होती हैं वो 2 भागों में बढ़ जाती हैं, मूल स्थल होते हैं जो 2 भागों में बढ़ जाते हैं, पहला केंद्र और दूसरा राज्य या प्रांत। क्योंकि फेडरल शब्द का मीनिंग हमने अगर देखा है तो फेडरल शब्द जो है वो लैटिन भाषा से आया है और लैटिन भाषा में फेडरल का मतलब होता है संघ और संघ का मतलब होता है कि अनेक राज्यों का एक समूह, अनेक राज्यों का एक संगठन, अनेक राज्यों का एक संघ। परिणाम स्वरूप इस फेडरल राज्य के अंतर्गत जो शासन की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो 2 भागों में बटी होती हैं। इसके अंतर्गत जो संघात्मक राज्यों के अंतर्गत जो केंद्र होता है उस केंद्र की जो शक्ति होती है उस केंद्र की शक्ति के अलावा वो प्रांत जो होता है उस प्रांत के अंतर्गत भी जो उसके प्रांत हैं उनके अंतर्गत भी कार्यकारी शक्ति पाई जाती है। अर्थात इस फेडरल स्टेटों के अंतर्गत जो केंद्र होता है वो केंद्र इसके व्यापार को
सुरक्षा को, इनके संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, ये समस्त बातों को जो निगरानी रखने का कार्य केंद्र करता है। इसके साथ साथ वो केंद्र उन राज्यों के साथ साथ भी समन्वय या सामंजस्य स्थापित करे हुए रहता है। परिणाम स्वरूप ये जो फेडरल स्टेट हैं, इन फेडरल स्टेटों के अंतर्गत जो केंद्र जो होता है, उस केंद्र की जो सत्ता जो होती है, वो केंद्र की सत्ता जो होती है वो राज्य की जो शासन प्रशासन होता है या प्रांतीय जो प्रशासन होता है या राज्यों का जो प्रशासन होता है, उन दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं। अब हमारे माइंड में ये बात आ रही है कि जो फेडरल स्टेट हैं, इन फेडरल स्टेट की विचारधारा कहाँ से आई? तो फेडरल स्टेट की विचारधारा या फेडरल स्टेट को सर्वप्रथम किसने दिया? तो फेडरल स्टेट को सर्वप्रथम अमेरिका की देन मानी जाती है। तो फेडरल स्टेट को सर्वप्रथम अमेरिकियों की देन मानी जाती है, अमेरिका की देन मानी जाती है। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, ये जो राज्य थे, इन राज्यों ने संघात्मक राज्यों की परिकल्पना या पद्धति को दिया। अर्थात फेडरल जो स्टेट है, उन फेडरल स्टेट को देने में जो योगदान रहा वो अमेरिका का रहा, कनाडा का रहा फेडरल स्टेट को। साथ ही साथ जो हमारे फेडरल स्टेट हैं, उनके अंतर्गत केंद्र सरकार होती है और राज्य जो होते हैं वो भिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्र सरकार तो होती है, लेकिन राज्य जो होते हैं वो विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही साथ में जो प्रांतीय सरकार होती हैं, वो अपना कार्य जो क्षेत्र होता है वो उस पर कार्य करती हैं। अगर इस प्रकार की संघात्मक राज्यों के अंतर्गत अगर कहीं विवाद की स्थिति प्रकट हो जाती है, तो विवाद का जो निपटारण का जो कार्य होता है वो केंद्र के द्वारा ही किया जाता। तो विवाद की स्थिति अगर आ जाए क्योंकि इनका वर्क जो होता है वो अलग अलग होता है। जो सेंटर है, उस सेंटर का कार्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का है, व्यापार का है, संचार का है, ये समस्त जो देखरेख का जो कार्य है वो केंद्र का कार्य माना जाता है। और जो प्रांत है, उस प्रांत के अंतर्गत जो प्रांत की जो शक्ति है, प्रांत का जो प्रशासन है, उसके अनुसार जो उसके जो कार्य होते हैं वो उसके द्वारा किए जाते हैं। लेकिन केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई विवाद की अगर स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो विवाद की स्थिति का निपटारण जो है वो केंद्र अर्थात इस केंद्र के न्यायालय में ही किया जाता है, केंद्र के द्वारा ही किया जाता है। इन सभी चीजों की अगर हम बात कर रहे हैं और हम संघात्मक राज्यों की बात कर रहे हैं कि संघात्मक राज्यों को सबसे पहले किसने जो है दिया, तो सबसे पहले फेडरल स्टेट की जो संज्ञा जो देने का कार्य किया था वो अमेरिका के द्वारा किया गया था। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको के द्वारा इस प्रकार के फेडरल स्टेटों का निर्माण किया गया। अमेरिका के द्वारा, कनाडा के द्वारा, मैक्सिको के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। हम इस बात से भी नकार नहीं सकते कि भारत भी एक फेडरल स्टेट है, क्योंकि भारत के अंतर्गत भी एक केंद्रीय सत्ता होती है और एक राज्यों के अंतर्गत या प्रांतों के अंतर्गत प्रांतीय या राज्यीय सत्ता देखने को मिलती है। अर्थात यहाँ राज्यों का प्रशासन तथा केंद्र का प्रशासन पाया जाता है और राज्य और केंद्र के प्रशासन के दोनों के मध्य में अंतर संबंध भी मिलता है। तो हमारे सामने ये बात क्लियर हो गई कि जो हमारे संघात्मक राज्य हैं, उन संघात्मक राज्यों की मीनिंग हमारे सामने क्लियर हो गई कि फेडरल स्टेट वे स्टेट होते हैं जिनमें जो केंद्र सत्ता होती है, केंद्र जो सरकार होती है, उस केंद्र सरकार के अलावा राज्यों की या प्रांतों की भी सरकार पाई जाती है। अर्थात यहाँ दो प्रकार की सरकारें होती हैं। संघात्मक राज्यों के अंतर्गत दो प्रकार की जो है शासन व्यवस्था देखने को मिलती है, एक केंद्रीय एक प्रांतीय। केंद्रीय का और प्रांतीय का अलग अलग दोनों का कार्य होता है, दोनों ही अलग अलग अपने कार्य क्षेत्र को करते हैं, दोनों ही कार्य क्षेत्रों के समन्वय दोनों आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। साथ ही साथ अगर विवाद की स्थिति होती है तो निपटारा जो होता है वो केंद्र के द्वारा ही किया जाता। इसके बाद में हमारे माइंड में ये बात आई थी कि इसकी जो फेडरल जो स्टेट है, इसका जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो कहाँ से हुआ। तो हमने इस बात को भी समझा कि जो फेडरल स्टेट का जो डेवलपमेंट हुआ
वो हमारे अमेरिका से हुआ। जो हमारा संघात्मक जो राज्य था, इस संघात्मक राज्य के अगर विकास की बात करी हमने, अगर इसके हम विकास की अगर बात करते हैं तो इसके जो विकास की जो बात आई तो विकास हुआ अमेरिका से। इसके विकास की जो धारा चली वो अमेरिका से चली। और यहाँ इस फेडरल जो स्टेट है, इस फेडरल स्टेट की जो संज्ञा जो हमने दी है फेडरल स्टेट की, वो हमारे अमेरिका के अंतर्गत, कनाडा के अंतर्गत, अमेरिका कनाडा के अंतर्गत इस तरह की विचारधारा चली। इसके बाद में जो हमारी संघात्मक स्थितियां बदली उसके बारे में हम आगे चर्चाएं देखेंगे कि संघात्मक जो राज्य हैं उन संघात्मक राज्यों के अंतर्गत केंद्र में एक राजधानी होती है। जो हमारे संघात्मक राज्य हैं, फेडरल जो स्टेट है, उनके अंतर्गत राज्य में एक राजधानी होती है। उस राजधानी के माध्यम से ही शासन को चलाया जाता है। नंबर 1 ये इसकी विशेषता है कि संघात्मक जो राज्य होते हैं, संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक राजधानी होती है और राजधानी से शासन जो है चलाया जाता है। नंबर 2 बात है कि जो संघात्मक जो शासन है वो उन्हीं राज्यों के लिए उपयुक्त होता है जहाँ विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म और भाषाएं के लोग निवास करते हैं। तो यह 2 चीजें आपके सामने इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहले हमने इसके विकास को समझा। विकास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज हम संघात्मक राज्यों की अगर हम विशेषताओं की बात करें, किसकी बात करें? विशेषता की बात करें, विशेषता। तो पहली बात, तो फर्स्ट विशेषता इसकी यही है कि संघात्मक जो राज्य हैं, संघात्मक राज्य में एक राजधानी होती है जहां से शासन किया जाता है। दूसरी विशेषता हमारे सामने निकल के यह आई कि संघात्मक जो राज्य हैं, संघात्मक जो राज्य हैं, संघात्मक राज्यों, संघात्मक जो शासन है, संघात्मक जो शासन है ऐसे राज्यों में है, संघात्मक जो शासन है, संघात्मक शासन ऐसे राज्यों में है जिनमें जाति, विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग निवास करते हैं, लोग निवास करते हैं, जिनमें विभिन्न जाति, धर्म और भाषा के लोग निवास करते हैं। ये जो है संघात्मक राज्यों की विशेषता ही है कि संघात्मक राज्यों के अंतर्गत आगे विशेषता है संघात्मक जो राज्य होते हैं, संघात्मक जो राज्य हैं, राज्यों में शासन 2 भाग, फर्स्ट केंद्र व प्रांत, जिसको हम राज्य कहते हैं, में बटा होता है। यानी कि जो शासन होता है वो 2 भागों में बटा होता है, केंद्र और प्रांत में बटा होता है। साथ ही साथ जो हमारे संघात्मक राज्य हैं, ये जो संघात्मक जो राज्य हैं, इनमें जो संघात्मक जो राज्य हैं, संघात्मक जो राज्य हैं में जो शासन जो होता है वो अधिक लचीला
लचीला होता है। शासन जो होता है वो अधिक लचीला होता है। संघात्मक जो राज्य होता है वो नहीं हमारा लचीला होता है। तो हमने इन चीजों के बारे में समझा कि जो फेडरल जो स्टेट है उनकी जो विशेषताएं हैं, फेडरल स्टेटों की विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता ये है कि जो हमारा फेडरल स्टेट है उसकी एक राजधानी होती है जहां से शासन का कार्य किया जाता है। दूसरी बात कि जो हमारा फेडरल जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो उसका जो शासन है वो ऐसे राज्यों में होता है जहां विभिन्न जाति, धर्म और भाषाओं के लोग निवास करते हैं। अगला है कि संघात्मक राज्यों में शासन जो होता है वो 2 भागों में बटा होता है, एक केंद्र में और दूसरा प्रांत में। तीसरा कि जो संघात्मक राज्यों में जो शासन होता है वो अधिक लचीला होता है। इस तरह से हमने इस बात को समझा कि किस हमारे जो संघात्मक राज्य हैं उनके अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। हमने संघात्मक राज्यों की परिभाषा को समझा कि संघात्मक जो शब्द है वो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो संघात्मक जो शब्द है, फेडरल जो शब्द आया है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है और लैटिन भाषा के अंतर्गत उसका तात्पर्य होता है संघ। संघ का मतलब क्या होता है कि प्रांतों का एक समूह, प्रांतों का एक समूह। और फिर हमने ये जाना कि जो फेडरल जो स्टेट है, ये फेडरल स्टेटों के विकास के बारे में अगर समझा तो हमने ये देखा कि फेडरल जो स्टेट है वो फेडरल स्टेट किसकी देन मानी जाती है, तो अमेरिका की देन मानी जाती है। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको के द्वारा इस संघात्मक जो है राज्यों के विकास को बढ़ावा दिया गया। और अगर इसके फीचर्स की अगर हमने बात की तो उसके अंतर्गत सबसे पहली बात हमने ये देखी कि जो संघात्मक राज्य जो होते हैं उनके अंतर्गत शक्तियां 2 भागों में बटी होती हैं, एक केंद्र में और एक प्रांत में। अर्थात जो केंद्र की जो शक्ति होती है वो सर्वोच्च शक्ति मानी जाती है, वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ हमारे वहाँ के व्यापार को, वहाँ के संचार को, इस तरह की जो व्यवस्थाएं होती हैं उन सबको नियंत्रण रखने का काम करती है या उनका देख रेख करती है। साथ ही साथ जो केंद्रीय शक्ति और जो हमारी प्रांतीय जो शक्तियां होती हैं उन दोनों के बीच में आपस में समन्वय होना अति आवश्यक है। फिर हमने ये देखा कि जो संघात्मक जो राज्य होते हैं उनके अंतर्गत जो शासन जो होता है वो अधिक ही लचीला होता है। साथ ही साथ संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक राजधानी होती है, उस राजधानी से जहाँ से उसका शासन जो है वो चलाया जाता है। फिर संघात्मक राज्य उन संघात्मक जो शासन होता है वो ऐसे राज्यों में होता है जहाँ विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न समुदाय के, विभिन्न भाषाओं के लोग निवास करते हैं। अगर हम बात करें, अगर हम भारत की अगर थोड़ी देर के लिए अगर बात करें तो भारत भी एक संघात्मक अर्थात भारत भी फेडरल स्टेट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भारत के अंतर्गत भी विभिन्न जो है जाति के लोग हैं, विभिन्न समुदाय के लोग हैं, विभिन्न भाषा के, विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। परिणाम क्या हुआ, हमने ये संघात्मक राज्यों की विशेषताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जो हमारे एकात्मक राज्य जो थे या एकात्मक जो हमारी प्रशासन जो था, एकात्मक जो शासन जो व्यवस्थाएं थी, वो एकात्मक शासन व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक ही शक्ति का सर्वोच्च मानी जाती थी। और एक ही शक्ति जब सर्वोच्च मानी जाती थी तो इसके अंतर्गत जो है निरंकुश शासक भी हो सकता था, तानाशाह शासक भी हो सकता था और प्रजातंत्र भी हो सकता था। परिणाम ये रहा कि यहाँ एकात्मक राज्यों के अंतर्गत बाध्यताएं ज्यादा देखने को मिली। तो धीरे धीरे एकात्मक जो राज्य थे वो धीरे धीरे किसमें परिवर्तित होते चले गए, संघात्मक राज्य में परिवर्तित होते चले गए, फेडरल स्टेट में परिवर्तित होते चले गए। जबकि फेडरल स्टेट के अंतर्गत हमने ये देखा कि यहाँ जहाँ एकात्मक राज्यों के अंतर्गत केंद्र को ही सर्वोच्च माना गया था, उसी तरह से संघात्मक राज्यों के अंतर्गत जो संघों का जब निर्माण किया तो उसमें केंद्र तथा प्रांत दोनों को ही जो है शक्तिशाली माना गया। दोनों के मध्य में, दोनों के बीच में, केंद्र और प्रांतों के बीच में समन्वय स्थापित करके ही शासन या प्रशासन जो है किया जा सकता है। तो हमने इसकी विशेषताओं को समझ लिया, विशेषताओं को जान लिया कि फेडरल स्टेट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आगे चर्चाएं करते हैं।
अब अगर हम बात करते हैं तो संघात्मक राज्यों के प्रकारों की, टाइप ऑफ फेडरल स्टेट। टाइप ऑफ फेडरल स्टेट, टाइप्स ऑफ फेडरल स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे सामने भूगोल वेत्ता याद आता है, मैंने बताया था ब्लिच। ब्लिच महोदय के अनुसार, ब्लिच महोदय के अनुसार फेडरल स्टेटों को हमने व्यक्त किया कितने प्रकार की। सबसे पहला आपसी समझौते, आपसी लाभ के आधार पर। दूसरा आपसी समझौतों के आधार पर, आपसी समझौतों के आधार पर। तीसरा केंद्रीकृत संघात्मक राज्य। और चौथा अध्यारोपित, आरोपित आरोपित संघात्मक राज्य। ब्लिच महोदय के अनुसार जो हमारे फेडरल स्टेट हैं उन फेडरल स्टेटों को इन 4 भागों में बांटा गया है। ब्लिच महोदय कहते हैं कि जो हमारे संघात्मक राज्य हैं उन संघात्मक राज्यों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला आपसी लाभ के आधार पर बांट सकते हैं, दूसरा आपसी समझौते के आधार पर बांट सकते हैं, तीसरा हमारा केंद्रीयकृत जो है संघात्मक राज्य होते हैं, और चौथे जो होते हैं वो हमारे आरोपित संघात्मक राज्य होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपसी लाभ की बात करते हैं तो हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि ऐसे संघात्मक राज्य जो एक दूसरे के साथ क्या रहे हों, लाभ के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हो, उन्हें हम कहते हैं आपसी लाभ के संघात्मक राज्य। जिसमें हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत, कनाडा के अंतर्गत ये जो है आपसी लाभ के आधार पर जो है फेडरल स्टेटों का निर्माण हुआ। कनाडा के अंतर्गत, ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जो है एक दूसरे के लाभ के आधार पर जो है हमारे फेडरल स्टेटों का निर्माण हुआ। नंबर दूसरा जो माना जाता है आपसी समझौतों के आधार पर, आपसी समझौतों के आधार पर, ये महत्वपूर्ण है। आपसी समझौतों के आधार पर जो संघात्मक जो राज्य का निर्माण हुआ उसमें हमारे भारत का नाम आता है कि आपसी समझौतों के आधार पर भारत संघात्मक राज्य बना। अर्थात भारत के अंतर्गत विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषाओं के लोग निवास करते हैं। परिणाम ये था कि भारत के अंतर्गत पहले छोटी छोटी रियासतें थी या छोटे छोटे प्रांतों में भारत बटा हुआ था। इन छोटे छोटे प्रांतों को मिलाकर भारत संघ का निर्माण किया गया। इन भारत संघ का निर्माण छोटे छोटे प्रांतों को या छोटी छोटी रियासतों को उनके आपसी समायोजन के साथ, समझौते के साथ ही पूरे के पूरे भारत संघ के अंतर्गत मिलाने का कार्य किया गया था। अर्थात भारत जब संघ का निर्माण हुआ तो भारत संघ ने इन छोटे प्रांतों को भी अपनी सरकार बनाने के लिए जो है अपनी सरकार बनाने के लिए इनको अपने उनके जो सरकार या उनके जो निर्णय लेने के लिए उनको
स्वतंत्र हैं, खुद की प्रांत की सरकार बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु वो हमारे संघ के अधीन होंगे। इस तरह से आपसी समझौते के आधार पर भारत जो है वो संघात्मक अर्थात फेडरल स्टेट का निर्माण हुआ। इसके बाद में अगर हम केंद्रीकृत की अगर हम बात करते हैं, अगर हम केंद्रीकृत संघात्मक राज्यों की बात करते हैं, तो केंद्रीकृत संघात्मक राज्यों के अंतर्गत जो हमारा पूर्वी सोवियत संघ जो है वो हमारा केंद्रीय संघात्मक राज्यों के रूप में सबसे अच्छा उदाहरण है। पूर्वी यूरोपीय जो संघ है, पूर्वी सोवियत जो संघ है, उस पूर्वी सोवियत संघ के अंतर्गत जो हमारे केंद्रीय संघात्मक जो राज्य का अच्छा उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा युगोस्लाविया जो भी हमारा सेंट्रलाइज्ड जो फेडरल स्टेट का महत्वपूर्ण जो है उदाहरण माना जाता है, युगोस्लाविया और आपका पूर्वी सोवियत संघ। तो ये दोनों ही जो पूर्वी सोवियत संघ और जो युगोस्लाविया था, इन दोनों के अंतर्गत भी जो हमारा सेंटर जो था, केंद्र जो था, उनमें एकात्मक जो शासन जो था वो एकात्मक शासन धीरे धीरे संघात्मक शासन में परिवर्तित हो गया। अर्थात यहाँ भी जो एकात्मक जो राज्य थे या छोटे जो प्रांत थे या छोटे जो राज्य थे, उन छोटे राज्यों का एकीकरण करके अर्थात उनको संघ में जोड़कर जो है वहाँ केंद्रीय जो सत्ता जो थी उस केंद्रीय सत्ता को अधीन करके प्रांतों के अंतर्गत जो सरकार या वहाँ की प्रांतों की जो सत्ता थी उसका बंटवारा करके संघवाद का निर्माण हुआ, फेडरल स्टेट का निर्माण हुआ युगोस्लाविया तथा पूर्व सोवियत संघ। आरोपित संघात्मक जो स्टेट है, आरोपित जो संघात्मक स्टेट है, उस आरोपित संघात्मक स्टेट के अंतर्गत जो हमारा अफ्रीकीय संघ है, जो हमारा माली संघ है, ये जो है हमारे आरोपित संघात्मक राज्यों की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आरोपित संघात्मक राज्यों में माली संघ आता है, अफ्रीकीय संघ आता है, ये हमारे सोवियत संघ के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ में इसके अंतर्गत वेस्ट इंडीज संघ आता है। आरोपित संघात्मक राज्यों में वेस्ट इंडीज, माली संघ, अफ्रीकीय संघ, ये तीन संघ इसके अंतर्गत आरोपित संघात्मक राज्यों के अंतर्गत आते हैं। वेस्ट इंडीज संघ, माली संघ, अफ्रीकीय संघ। वापिस से आते हैं आपसी लाभ के आधार पर जो जुड़े ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, आपसी समझौतों के आधार पर भारत, केंद्रीकृत संघात्मक राज्यों के आधार पर युगोस्लाविया तथा पूर्वी सोवियत संघ, और आरोपित संघात्मक राज्यों के आधार पर अफ्रीकीय संघ, इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज संघ और माली संघ। यूं करके ये जो हमारे बिलिट महोदय के द्वारा जो हमारे फेडरल स्टेटों के जो प्रकार बताए गए हैं, तो वो 4 प्रकार हैं। इन चारों प्रकारों को हम अच्छी तरह से समझ लें कि ये जो हमारे 4 जो प्रकार हैं वो बिलिट महोदय के आधार पर जो हमारे फेडरल स्टेट है उनके बताए गए। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने आज जो है संघात्मक या फेडरल स्टेट की मीनिंग को समझा और उसके विकास को जाना, उसके इतिहास को समझा, उसके मीनिंग और उसके इतिहास के बाद में हमने उसकी फीचर्स को समझा, उसकी विशेषताओं को जाना और विशेषता के बाद में हमने उसके प्रकारों को समझा। धन्यवाद।